बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सिडनी केस में नवीद अकरम के खिलाफ 59 इल्जामात लगाए गए। कत्ल के 15 इल्जाम शामिल। जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। अमेरिका ने मजीद मुल्कों के शहरियों पर लगाई पाबंदी। सीरिया, साउथ सूडान, माली और नाइजर शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला आने और जाने वाले ऑयल टैंकर्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाई। कहा तेल तक दोबारा कंट्रोल हासिल करेंगे। वेनेजुएला ने की मजम्मत। ट्रंप के ऐलान को गैर जिम्मेदाराना धमकी करार दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एहतजाज। लबनान में इसराइल के हमले, 2 सिविलियंस हलाक। गाजा में भी खिलाफ वर्जियां, मगरबी किनारे में धावे। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना इसराइल का फर्ज है। मोसाद चीफ डेविड बर्निया का खिताब। सूडान में ड्रोन हमले, 100 से ज्यादा हलाक। वबाई बीमारियां भी फैलने लगी। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की तलबी। सिफारती मिशंस की सिक्योरिटी के मामले पर एहतजाज। ताल्लुकात नई पस्ती पर पहुंच गए। बुर्का खींचने पर नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में शिकायत। बेहिस बयान पर उत्तर प्रदेश के वजीर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले के सिलसिले में जिंदा पकड़े जाने वाले हमला आवर नवीद अकरम के खिलाफ जुमला 59 इल्जामात लगाए गए हैं, जिनमें कत्ल के 15 इल्ज़ाम और दहशतगर्दी की कार्रवाई का एक इल्ज़ाम शामिल है। नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम हमले के दौरान पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया था। साजिद अकरम 27 साल पहले 1998 में हैदराबाद से स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। उसने वहीं सिडनी में इटली की एक औरत से शादी की थी और उसे एक बेटा नवीद अकरम और एक बेटी हुई। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। इस हमले में ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था, जो यहूदी त्यौहार हनुका के लिए जमा हुए थे। 1996 के बाद यह ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग का सबसे भयानक वाक़या है।
नवीद इतवार को हमले के दौरान जख्मी हो गया था। वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में शरीक है। अदालत में इस मामले की सुनवाई अप्रैल 2026 तक मुलतवी कर दी गई। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मॉल लायन ने बताया कि वो नवीद अकरम से पूछताछ के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। नवीद को इल्जामात साबित होने पर जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। पुलिस ने इसे दहशतगर्द हमला करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बाप बेटे दाइश या आईसिस की आइडियोलॉजी से मुतासिर थे। दोनों ने हमले से पहले नवंबर में फिलिपाइन के उस जजीरे का दौरा किया था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दाइश या आईसिस का गढ़ बन गया है। नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर और साजिद ने इंडियन पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। मरने वालों में 2 यहूदी आलिम, 10 साल की एक बच्ची और होलोकॉस्ट में बच जाने वाला एक यहूदी शामिल है। 27 जख्मियों में 2 पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। बॉन्डाई बीच पर मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। इस मौके पर जज्बाती नज़ारे देखे गए। इस हमले के दौरान सीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने एक हमला आवर से मुकाबला किया था जिसके कंधे पर गोलियां चलीं। वो हॉस्पिटल में सेहतयाब हो रहा है। इस शख्स की पहचान अहमद अल अहमद की हैसियत से की गई है, जिसकी हर तरफ से तारीफ़ की जा रही है और उससे ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया जा रहा है। सिडनी हमले के जिम्मेदार साजिद अकरम और बेटे नवीद का पासपोर्ट सामने आ गया है। साजिद का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मुल्कों की लिस्ट और लंबी कर दी है जहां के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। इस लिस्ट में और 5 मुल्कों के नाम शामिल किए गए। ये मुल्क सीरिया, साउथ सुडान, बुर्किना फासो, माली और नाइजर हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक की। अमरीका में इमिग्रेशन कानून सख्त किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये नई कार्रवाई की गई है। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून में 12 मुल्कों के सिटीजन्स पर अमरीका में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई थी। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गुनी, एरिट्रिया, हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। इसके अलावा ब्रांडे, क्यूबा, सयरा लियोन, टोगो, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला के सिविलियंस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला से आने और जाने वाले ऑयल टैंकर्स पर मुकम्मल पाबंदी और नाकाबंदी का हुक्म दे रहे हैं। इस कदम का मकसद सदर निकोलास मदुरो की हुकूमत पर दबाव डालना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह ऐलान किया और लफ्ज़ मुकम्मल और नाकाबंदी को अहमियत के साथ लिखा। वेनेजुएला ने ट्रंप के ऐलान पर तनकीद की और इसे गैर जिम्मेदाराना धमकी करार दिया है। हालिया अरसे में वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए हैं। ट्रंप ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान में कहा है कि अगर मदुरो को हटाया गया तो अमेरिका को वेनेजुएला के तेल तक पहुंच हासिल हो जाएगी। 1970 के दहक तक वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कंट्रोल था। ट्रंप ने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री पर दोबारा कब्जा करने के ताल्लुक से अपनी ख्वाहिशों का खुलकर इजहार किया है। वेनेजुएला तेल की दौलत से माला माल मुल्क है, लेकिन वेनेजुएला पर कई पाबंदियां हैं। वेनेजुएला का ज़्यादातर तेल चाइना को जाता है। अमेरिका ने 2005 में वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाई थीं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मदुरो हुकूमत को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया और कहा कि वो इंसानी स्मगलिंग, कत्ल, अगवा, ड्रग्स, टेररिज्म जैसे जराइम में शामिल है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि वेनेजुएला और अमेरिका के 2 जहाज़ों के दरमियान एक झड़प होते होते रह गई। ये हालिया अरसे में ऐसा दूसरा वाक़या है। वेनेजुएला ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की तरफ से ऑयल टैंकर जब्त करने के मामले में एहतजाज किया। वेनेजुएला के वजीर ख़ारजा इवान गिल ने कहा कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को एक ख़त भेजा है जिसमें ऑयल टैंकर जब्त करने की मजम्मत की गई है। ख़त में कहा गया कि वेनेजुएला जायज़ तरीके से अपने वसाइल से फ़ायदा उठाने के अपने आज़ादाना हक़ का इस्तेमाल करता रहेगा। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने आलमी कानून की हिफाजत में ईरान के रोल की तारीफ़ की है। उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि वो वेनेजुएला के लिए ईरान की तायद के शुक्रगुजार हैं। सिलसिले को बुलेटिन के इस हिस्से में पहले मिडल ईस्ट की खबरें। लबनान में जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों में इसराइल ने 2 सिविलियंस को हलाक कर दिया। इस हमले में गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इसराइल वक्फे से ऐसे हमले कर रहा है। इसराइल के वज़ीर जंग ने खबरदार किया है कि अगर हिजबुल्लाह 2025 के ख़त्म तक निहत्ती नहीं होती है तो लबनान में नए हमले किए जाएंगे और एक नई जंग शुरू की जाएगी। हिजबुल्लाह ने दूसरी तरफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर निहत्ती नहीं होगी। गाज़ा में भी इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। ताज़ा हमलों में हवाई कार्रवाइयाँ भी की गईं और तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। इस दौरान मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज ने धावे किए और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर इसराइली फ़ौज ने
قبضہ کیا ہے۔ غازہ کے فلسطینی موسم کی مار بھی جھیل رہے ہیں۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ بارش کی وجہ سے گھر کی چھت گر گئی، اس میں 6 لوگوں کو بچایا گیا۔ اس دوران کہا گیا کہ 2 ہفتوں کا ایک بچہ سردی سے ٹھٹر کر موت کی نیند سو گیا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف ڈیوڈ برنیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پھر سے شروع نہ ہو۔ 6 مہینے پہلے اسرائیلی فوج نے 12 دن کی جنگ کے دوران ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر حملے کیے تھے۔ ڈیوڈ برنیا نے موساد کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران جیسے ملکوں کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیا جا سکتا جنہوں نے اسرائیل کو تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دل میں یہ بات بستی ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ سوڈان کے کردفن علاقے میں ڈرون حملے میں 100 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ فوج کے الگ الگ گروپوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 104 بتائی گئی ہے۔ اس دوران سوڈان میں وبائی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں اور حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ لڑائی کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلسل بے گھر ہو رہے ہیں۔ اس طرح مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے یوکرین کو وارننگ دی ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو یوکرین کا وجود مٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جاری رہنے سے ایک عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لوکاشینکو ایک ٹی وی انٹرویو میں حصہ لے رہے تھے۔ وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے قریبی اتحادی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ماسکو میں رشیا کے فارن منسٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اور مضبوط بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ماسکو کا دورہ کیا اور سرجی لاوروف اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی۔ عالمی سیاست میں ایران اور رشیا ایک دوسرے کے مضبوط اتحادی ہیں۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر ریاض حمید اللہ کو طلب کرتے ہوئے پڑوسی ملک میں سیکیورٹی کے بگڑتے ہوئے حالات پر احتجاج درج کیا۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انتہا پسند انڈیا کے سفارتی مشن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان پچھلے سال اگست میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت کے بعد سے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں۔ شیخ حسینہ کے فرار کے بعد سے ایک کارگزار حکومت کام کر رہی ہے۔ ملک میں فروری میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عارضی حکومت نے انڈیا سے کئی بار احتجاج کیا ہے کہ شیخ حسینہ انڈیا میں کھل کر بنگلہ دیش کے خلاف بیانات دے رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے شیخ حسینہ کو حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جنہیں پچھلے سال احتجاجوں پر کریک ڈاؤن کے سلسلے میں ایک ٹریبیونل نے سزائے موت سنائی ہے۔ دہلی میں وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری بی شیام نے حمید اللہ کو طلب کیا۔ اس موقع پر انڈین عہدیداروں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بنگلہ دیش کی عارضی حکومت انڈیا کے سفارتی مشنز کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنائے گی۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک نئی پستی پر، نئے لو پر پہنچ گئے ہیں۔ اتر پردیش کے کیسر باغ پولیس اسٹیشن میں بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار اور اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد کے خلاف ایک شکایت درج کی گئی ہے جو حجاب اتارنے کے ایک وائرل ویڈیو کے بارے میں ہے۔ اس واقعے پر پورے ملک، خاص طور پر مسلمانوں میں غصہ پایا جاتا ہے۔ سماجوادی پارٹی لیڈر سمیہ رانا نے یہ شکایت درج کرائی اور ایف آئی آر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار اپوائنٹمنٹ لیٹر تقسیم کرنے کی ایک تقریب میں ایک مسلمان عورت کا نقاب کھینچ رہے ہیں۔ سیاسی لیڈرز بھی اس مسئلے پر نتیش کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سمیہ نے کہا کہ نتیش کمار نے ایک خطرناک مثال قائم کی ہے۔ ایک دستوری عہدہ رکھنے والے آدمی کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس حرکت کے ذریعے انہوں نے دوسروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے اکسایا ہے۔ سمیہ نے اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد کے ایک متنازع کانٹروورشل بیان پر بھی تنقید کی ہے۔ نشاد نے ایک بحث تبصرے میں کہا تھا کہ برقع اتارنے پر اتنا بڑا واویلا کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ نتیش کمار نے صرف ان کے چہرے کو چھوا ہے، اگر ان کے ہاتھ کسی اور جگہ چھوتے تو کیا ہوتا؟ سمیہ نے کہا کہ اس بیان پر میں نے شکایت درج کرائی ہے۔ سمیہ رانا کے ساتھ موجود وکیل میسم زیدی نے کہا کہ یہ واقعہ اور اس کے بعد کیے جانے والے تبصرے سخت کارروائی کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتیش کمار نے ایک عورت سے دست درازی کی ہے۔ سنجے نشاد نے جو کہا ہے اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس دوران جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بھی نتیش کمار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے شاید اپنا اصلی رنگ دکھا دیا ہے۔ سری نگر میں ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ نتیش کمار کی طرف سے نقاب ہٹانا غلط ہے اور کسی بھی طرح سے اسے درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔
गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। सिडनी केस में नवीद अकरम के खिलाफ 59 इल्जामात लगाए गए। कत्ल के 15 इल्जाम शामिल। जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। अमेरिका ने मजीद मुल्कों के शहरियों पर लगाई पाबंदी। सीरिया, साउथ सूडान, माली और नाइजर शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला आने और जाने वाले ऑयल टैंकर्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाई। कहा तेल तक दोबारा कंट्रोल हासिल करेंगे। वेनेजुएला ने की मजम्मत। ट्रंप के ऐलान को गैर जिम्मेदाराना धमकी करार दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एहतजाज। लबनान में इसराइल के हमले, 2 सिविलियंस हलाक। गाजा में भी खिलाफ वर्जियां, मगरबी किनारे में धावे। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना इसराइल का फर्ज है। मोसाद चीफ डेविड बर्निया का खिताब। सूडान में ड्रोन हमले, 100 से ज्यादा हलाक। वबाई बीमारियां भी फैलने लगी। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की तलबी। सिफारती मिशंस की सिक्योरिटी के मामले पर एहतजाज। ताल्लुकात नई पस्ती पर पहुंच गए। बुर्का खींचने पर नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में शिकायत। बेहिस बयान पर उत्तर प्रदेश के वजीर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।